हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू जेके स्टडी सेंटर। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था आपका जो जो जैव प्रक्रम चैप्टर है वहां से लॉन्ग आंसर। उससे पहले हमने शॉर्ट आंसर भी कराए थे। तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आपके जैव प्रक्रम चैप्टर से हो गए हैं। आगे के चैप्टर से मैं आज कराने वाली हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या कराएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सब मिलेंगे आपके जेके स्टडी सेंटर चैनल पर। आप रोज इस क्लास से जुड़े और इस क्लास को देखें। उसके बाद में क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और शॉर्ट आंसर के बारे में हम देखेंगे कि कैसे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके आंसर कैसे देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। यानी जो छुई मुई के पौधे हैं उनकी गति और प्रकाश की ओर जो पौधे मुड़े होते हैं उनकी गति में भिन्नता क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति दिशिक नहीं होती है। दिशिक का मतलब उनकी कोई भी दिशा नहीं होती है। दिशिक का मतलब है दिशा से, दिशा नहीं होती है। यानी जो छुई मुई के पौधे हैं उनको आप जैसे ही टच करेंगे वो किसी भी दिशा में गिर सकते हैं। किसी भी दिशा में क्या होगा, गिर जाएंगे। परंतु प्रकाश प्ररोह की गति में ऐसा नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे, अर्थात यह किसी भी दिशा में हो सकती है। कहने का मतलब जो छुई मुई के पौधे हैं उनकी गति किसी भी दिशा में हो सकती है। ये निश्चित नहीं है कि आपने छुआ है तो वो एक ही दिशा में गिरेंगे, ऐसा नहीं है। जबकि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाशानुवृत्ति होती है, अर्थात यह प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर होती है। यानी कि जो प्रकाशानुवृत्त का मतलब है कि प्रकाश की ओर, सूरज की ओर जो आपके प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होगी, इसका मतलब यह है कि प्रकाश की ओर गति हो रही है। और जो आपका छुई मुई के पौधे हैं इनकी पत्तियों में कोई भी दिशा नहीं होती, यानी इनकी पत्तियों की गति में कोई भी दिशा नहीं होती है। ये किधर भी गति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इंसुलिन हार्मोन के कार्य बताइए। जो इंसुलिन हार्मोन है इसका काम क्या है, या फिर जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, मधुमेह रोगी होते हैं, उनमें इंसुलिन इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो आपको आंसर में लिखना है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर इसलिए की जाती है। ये तो आपके क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन को ही यहाँ पर वहां तक रिपीट कर दिया गया है। इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक प्रमुख हार्मोन है जिसका निर्माण अग्न्याशय में होता है। यह हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। आपने सुना होगा ग्लूकोज शर्करा। तो जो इंसुलिन हार्मोन है, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, आपके रक्त में जो ग्लूकोज है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन ये स्रावित कहां से होता है, तो आपके शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि से। क्या याद रखेंगे, अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब रोगी, ये मधुमेह रोग कैसे हो जाता है, तो जब इंसुलिन की मात्रा कम होती है, क्या बोलेंगे, जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तब ये ग्लूकोज को क्या करेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। किसमें, ब्लड में। आपके रक्त में क्या होगा, जब इंसुलिन अगर कम हो गया, यानी कि अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन कम स्रावित होगा, तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, यानी ब्लड में, रक्त में ग्लूकोज शर्करा बढ़ जाएगी। ऐसे ही जब ग्लूकोज शर्करा जब बढ़ जाती है तो ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट को हम मधुमेह रोगी कहते हैं। क्या बोलेंगे, डायबिटिक पेशेंट बोलेंगे।
ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। फिर क्या होता है, इस ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए, इस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, यानी इंसुलिन को बढ़ाया जाता है ताकि ग्लूकोज कम हो जाए। तो इसीलिए जो आपके मधुमेह रोगी पेशेंट है, इनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन का काम क्या है, तो ग्लूकोज को नियंत्रित करना, किसमें, ब्लड में, रक्त में। आप लिख सकते हैं ऐसे, यह हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। यदि इंसुलिन का श्रावण हमारे शरीर में उचित मात्रा में नहीं होगा तो हमारे रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण अनेक रोग जन्म ले लेंगे। और मुख्य रोग कौन सा होता है, डायबिटीज होता है। तो फिर से एक सरल भाषा में समझेंगे कि हार्मोन जो आपका इंसुलिन हार्मोन है ये क्या है। तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, जो कि क्या कर रहा था, आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही इंसुलिन कम स्रावित होगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लूकोज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट है, ये मधुमेह रोगी है, यानी इसको मधुमेह रोग हो गया है। फिर क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उसको, ताकि इंसुलिन बढ़े, शरीर में इंसुलिन बढ़े और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, या फिर ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाना है आपको। अनैच्छिक क्रियाएं एक तरफ लिख लेंगे, अनैच्छिक क्रियाएं। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, लाइन वाइज भी लिख सकते हैं, परंतु जब आप कॉलम बना करके लिखते हैं तो एग्जामिनर को एकदम से अच्छा साफ सुथरा कॉलम दिख जाता है, इससे वो अच्छे मार्क्स आपको दे सकता है। आप अगर पॉइंट में लिखते हैं हेडिंग डाल करके तो वो भी सही है, आप पहले अनैच्छिक हेडिंग डालिए, फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं डालिए, या फिर ऐच्छिक क्रियाएं डालिए यहाँ पर, तो भी आपका सही होगा। इधर है अनैच्छिक क्रियाएं और इधर आएगा आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो इसमें देखेंगे अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं। शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अनैच्छिक का मतलब है हमारी इच्छा के खिलाफ, बिना इच्छा के, यानी हम नहीं भी चाहते हैं तब भी वो क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं। ऐसी क्रियाओं को क्या नाम देंगे, अनैच्छिक क्रियाएं, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, अपनी इच्छा से होती रहती हैं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। इनका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क, कौन सा, मध्य मस्तिष्क, वो पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं इनको भी कोई ना कोई कंट्रोल करता है, हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, परंतु हमारा मस्तिष्क का मध्य भाग और पश्च भाग ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे हृदय की धड़कन, सांस लेना, पाचन नलिका, क्रमानुकंचन में गति। यानी क्या आप चाहते हैं, आप अगर चाहते भी हैं कि हम थोड़ी देर दिल की धड़कन को बंद कर देंगे, हम सांस नहीं लेंगे या हम खाना नहीं पचाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। या फिर आपके जो पलक झपकते रहते हैं आंखों के, क्या ऐसा हो सकता है आप अपने पलकों को एकदम ना झपकाएं, हो सकता है आप 2-4 मिनट तक रोक सकते हैं, लेकिन आप इनको परमानेंट रोक नहीं सकते हैं। तो ये कैसी क्रियाएं हैं, ये हैं आपकी अनैच्छिक क्रियाएं, जिनको कौन कंट्रोल करेगा, आपका मस्तिष्क कंट्रोल करेगा, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाह कर भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि हमें आज हृदय की धड़कन को, आज अपने हृदय को नहीं धड़कने देना है, या फिर आज हम खाना खाएंगे लेकिन पचाएंगे नहीं, या फिर आज हम सांस नहीं लेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये हैं अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब हमारी इच्छा के अनुसार न चलना, अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब हमारी इच्छा से न चलना। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तीव्र प्रतिक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी हैं, यानी कोई ऐसी चीज आपने देखी जिस पर आपने रिएक्ट किया, बिना सोचे समझे आपने उस पर रिएक्ट किया। जैसे कि
उसके आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। ये मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं, ना कि मस्तिष्क के मध्य व यह स्वतः ही होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए छींकना, खांसना, मुंह में लार आना, पलक के झपकना। ये कैसी क्रियाएं हैं? है तो अनैच्छिक क्रियाएं। क्या बोलेंगे? ये भी कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है, परंतु ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, यानी इनको हम सोचने समझने का भी टाइम नहीं देते हैं। और इनको कंट्रोल कौन करेगा? इनको कंट्रोल करेगा आपका मेरुरज्जु। कौन कंट्रोल करेगा? मेरुरज्जु। समझ में आया? और अगर बात करें हम ऐच्छिक क्रियाओं का, क्या बात करेंगे? ऐच्छिक क्रियाओं का, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं, उसमें आपके आएंगे हाथ पैर। आप हाथ पैरों से जो भी काम कर रहे हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार होगा। आपका मन होगा तो आप काम करेंगे, आपका मन है तो आप हाथ उठा रहे हैं, आपका मन है तो हाथ आप हिला रहे हैं, नहीं मन है तो नहीं हिलाएंगे। तो ये अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? आपका मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जबकि प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन नियंत्रित करेगा? आपका मेरुरज्जु। कौन नियंत्रित करेगा? मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है, अंगुलियों के किसी गर्म वस्तु पर पड़ने पर हम हाथ को अचानक झटके से हटा लेते हैं, कारण बताइए। हो सकता है आपका भी हाथ कभी गर्म तवे पर या फिर कोई भी गर्म वस्तु पर पड़ा हो और आपने एकदम से उसे हटा लिया बिना सोचे समझे। आप वहां पर सोचने का टाइम नहीं देते हैं कि तवा गर्म है, हाथ जल रहा है, इसे हटा लो, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके उंगली में, हाथ में कहीं पर भी गर्म लगा, आपने तुरंत उसको पीछे खींच लिया। या फिर आपको कभी सुई चुभ जाए तो एकदम से आप झींटा मार करके आपको हाथ को पीछे हटा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आपको कारण बताना है। आंसर में लिखना है प्रतिवर्ती क्रिया के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। यह क्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के उस भाग द्वारा नियंत्रित होती है जो सोचने विचारने से संबंधित नहीं होती है। कहने का मतलब सोचने समझने का टाइम यहाँ पर नहीं मिलता है, तो ऐसा भाग इसको कंट्रोल करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। बाह्य उद्दीपन जैसे गर्म वस्तु पर अचानक हाथ का पड़ना, यह उद्दीपन त्वचा के ग्राहियों द्वारा संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु में पहुंचता है, यानी कि उसका संदेश, आपका जो गरम गरम लगा है आपको, यहाँ से संदेश कहाँ आएगा? मेरुरज्जु में आएगा। और मेरुरज्जु से क्या होता है? और प्रेरणा के रूप में संबंधित चालक तंत्रिका द्वारा पेशियों में पहुंचा दिया जाता है। पेशियों में अनुक्रिया के कारण हाथ हट जाता है। मैसेज कहाँ जाएगा? मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु से वापस हाथ तक मांसपेशियों के द्वारा मैसेज आएगा और आप अपना हाथ हटा लेंगे। इस बीच में बहुत ही कम टाइम लगता है, आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका कार्य क्या है? अल्पश्रावण से कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा है। इसे आप ADH भी कह सकते हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आंसर में लिखना है आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक हेडिंग बना लेनी है। क्या बना देंगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन की एक हेडिंग बना देंगे। आगे लिखेंगे, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन द्वारा संश्लेषित लेकिन पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से स्रावित होता है। जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्रंथ। इससे क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है, जबकि बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है कहाँ? पीयूष ग्रंथि तक, और पीयूष ग्रंथि ADH हार्मोन को स्रावित करती है। फिर क्या होता है? यह वृक्क नलिकाओं तथा संग्रहित नलिकाओं में जल के अवशोषण का नियमन करता है। इसकी कमी से मूत्र में जलन की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग को उदकमेह रोग भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उदकमेह रोग या फिर डायबिटीज इंसिपिडस भी कहा जाता है। ADH हार्मोन से कौन सा डायबिटीज होता है?
डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, जो आपका यूरिन है, मूत्र है, इसमें जलन बढ़ जाती है, जलन की मात्रा बढ़ जाती, जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो एडीएच हार्मोन है ये क्या करता है, यूरिन में यानी कि मूत्र में जल को कम करता है। क्या करता है, जल को कम करता है। या हम कहें जो आपकी ये वृक्क नलिकाएं हैं, किडनी, जहां पर यूरिन बनता है, जहां पर मूत्र बनता है, वहां पर जल का अवशोषण बढ़ा लेती है ताकि मूत्र में जल की मात्रा कम हो। क्या हो, जल की मात्रा कम हो। और अगर एडीएच कम हो जाएगा तो जल अवशोषण ज्यादा नहीं हो पाएगा और फिर यूरिन में मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। यूरिन में क्या होगा, जल की मात्रा बढ़ जाएगी और यही रोग क्या कहलाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहलाता है, उदकमेह रोग। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।